नमस्कार, मेरा नाम रितिका सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ दुनिया की सबसे ज़्यादा होने वाली डिजीज़ में से एक। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य लक्षण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज़ के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर दीपक जायसवाल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, कंसल्टेंट मेडिसिन, श्री बालाजी हॉस्पिटल, रायपुर। डॉक्टर ज्योत्सना निगम, कंसल्टेंट फिजिशियन, जगमोहन हॉस्पिटल, कटनी। डॉक्टर विशाल कस्तवार, फिजिशियन कंसल्टेंट इन डायबिटीज़, एंडोक्रिनोलॉजी एंड इंटरनेशनल मेडिसिन, जबलपुर। डायबिटीज पर खास चर्चा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मेरा पहला सवाल डॉक्टर जायसवाल आपसे है। लाइफस्टाइल में कौन से मेजर चेंजेस हैं जो डायबिटीज को मैनेज करने में वाइटल रोल निभाते हैं? देखिए, डायबिटीज पेशेंट्स जब भी हम डायग्नोस कर रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर रेंज अकॉर्डिंग टू अवर फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पैरेंटल ब्लड शुगर एंड 3 महीने का जो एवरेज ब्लड शुगर वी कॉल्ड एज ए HbA1c, हम जब भी अगर डायबिटीज टाइप 2 लेबल्ड कर रहे हैं तो उस पर लाइफस्टाइल और डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज रिवर्स डायबिटीज देखा जाता है। रिवर्स डायबिटीज का मतलब ये है कि हमारा जो शुगर लेवल है उसको हम लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन से हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। सो डेफिनेटली लाइफस्टाइल में आपको नियमित तौर पे योगा और एक्सरसाइज करना है। आप नॉट 7 डेज बट एटलीस्ट 6 डेज में 3 डेज आप 30 to 40 मिनट्स वॉक करें और रेस्ट 3 डेज आप योगा एंड मेडिटेशंस करें। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर में जो भी हेल्दी फील होता है और उसके बाद जो भी हमारे पैंक्रियाज हैं, जो बीटा सेल्स इंसुलिन सेक्रीट करते हैं, इनको काफ़ी मदद होता है कि ये फिर से बीटा सेल रीजनरेट होकर इंसुलिन सेक्रीट करें। दूसरा, डाइट मॉडिफिकेशंस हम लोग बोलते हैं। डाइट मॉडिफिकेशंस पे डेफिनेटली डाइट मॉडिफिकेशंस का डायबिटीज़ में एक बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज हम क्या खा रहे हैं, किस चीज़ को खा रहे हैं, उस पर कितना शुगर्स है, कितना ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी है, क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो निश्चित तौर पे हमारा जो डाइट है वो प्रोटीन एंड फाइबर रिच डाइट होना चाहिए। इसमें कम या नहीं की मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो इनिशियली और शुरुआती तौर पे जो भी मरीज डायबिटीज के लिए डिटेक्ट हो रहे हैं, जो कि हम लोग कोविड एरा के बाद काफ़ी देख रहे हैं कि यंग एज में 30-40 एज के डायबिटिक पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, बहुत देखने को मिल रहे हैं और बहुत न्यूली डायबिटीज डायग्नोस हो रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को मेरा खासकर सलाह है कि लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन से एक ट्रायल जरूर लेना चाहिए डायबिटीज को रिवर्स करने का। डॉक्टर ज्योत्सना, इफेक्टिव बैलेंस डाइट डायबिटीज को मैनेज करने में कैसे योगदान देता है और कौन से डाइटरी गाइडलाइंस को रिकमेंड किया जाता है? देखिए, बैलेंस डाइट इज रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक्स एज वेल एज नॉन डायबिटिक्स। बट डायबिटिक्स के लिए जो हमको एक डाइटरी रिकमेंडेशन रहता है वो किसी एक पर्सन के लिए कोई एक फिक्स डाइट नहीं है जो सबके ऊपर लागू हो जाए कि ये डाइट है, ये सारे डायबिटिक्स खाएंगे तो उनकी शुगर कंट्रोल में रहेंगी। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। अपने को बेसिकली अगर बैलेंस डाइट रहना है तो उसमें अपने को नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स यूज इंक्लूड करना पड़ेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ये सब का बैलेंस बना के इस तरीके से एक बैलेंस डाइट बनाना पड़ेगा। एक प्लेट होती है जो हम लोगों की खाने की प्लेट होती है गोल, उसमें से अगर उसको वी डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स तो हाफ पार्ट शुड इंक्लूड नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, the remaining half is again divided into 2 and that is carbohydrates and proteins. So 1/4 includes the carbohydrates and the remaining 1/4 is for proteins. So this is how we plan a balanced diet for a diabetic person. डॉक्टर विशाल, क्या आप डायबिटीज वाले व्यक्तियों के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में फिजिकल एक्टिविटीज कितना जरूरी है, इस बारे में बता सकते हैं? जो हम लोग देखते हैं अभी और जो रिसर्च में भी इंडिकेट होता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी मेडिसिन रिक्वायरमेंट्स भी कम बनी रहती हैं और कम मेडिसिन से भी उनको बेटर शुगर कंट्रोल रहता है।
जैसे डायबिटीज एक नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसमें समय के साथ मेडिसिन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है लोगों का। तो ये भी देखा जाता है कि जो लोग एक्सरसाइज में रेगुलर रहते हैं 30 to 40 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 टाइम्स इन अ वीक, उन लोगों में मेडिसिन का रिक्वायरमेंट जल्दी जल्दी बढ़ता नहीं है। और डायबिटिक हेल्थ के अलावा हार्ट हेल्थ और किडनी हेल्थ भी ज़्यादा वेल मेंटेन रहती है। डॉक्टर दीपक, डायबिटीज में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की आदतों को अपनाने और बनाए रखने में व्यक्तियों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? डेफिनेटली एक डायबिटिक पेशेंट्स हैं और डायबिटिक पेशेंट्स पे डाइट रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होता है। हम उससे कई बार पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप चावल ना खाइए, आप मीठा चीज़ ना खाइए, फ्रूट्स पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं, स्वीट्स पे रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं। तो ऐसे में डायबिटिक पेशेंट्स एक सेम फूड को खा खा के काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है और मीन्स हम देखें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, हमारा जो स्टेपल डाइट है वो राइस है। तो ऐसे में हर टाइम अगर हम वीट कंज्यूम्स करें तो इट इज़ नॉट सुटेबल, बट स्टिल सर्टेन गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशन एडवाइज अस कि एक पोर्शन हम अपने पेशेंट्स का अगर ज़्यादा ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी नहीं है तो हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट में अपने राइस को एडवाइस कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि अगर हमारा फास्टिंग पीपी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है और डाइटरी पैटर्न नहीं है सही, तो इट विल अफेक्ट आवर डायबिटिक फास्टिंग पीपी वेरी बैडली। और डे टू डे लाइफ में हम जो देख रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो नंबर ऑफ जंक फूड्स अवेलेबल हैं, ये इस पे कंट्रोल रखना क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि ये खाना है, डाइट है जिसको हर हर किसी को मन करता है खाने का। कई ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ जो आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें मतलब मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। बट अगर sugar levels are good, everything are good, patient is taking his diet properly, meals properly, and medications properly, either in a form of oral tablets or either in a form of insulin, अगर सब कुछ है तो उसको अलाउ किया जा सकता है। बट जिनका नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी है, डाइट पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और वो बिल्कुल भी चीज़ों को फॉलो नहीं है कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली डाइटरी पैटर्न को डायबिटीज़ में मेंटेन रखना एक चैलेंजिंग है, बट फिर भी विद द हेल्प ऑफ डाइट्रिशियंस एंड कॉमन जो हम दिन प्रतिदिन जो खाते हैं उसको हम पेशेंट्स को बहुत ईजिली पे समझा सकते हैं। बिकॉज आज के इतने बिजी लाइफस्टाइल में पेशेंट्स को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट्स को टाइम देके प्रॉपर काउंसिल देके कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, प्लस उसके लिए क्या अच्छा है, ये एडवाइस करेंगे तो उससे डेफिनेटली डायबिटीज़ हमारा सुधार होता है और निश्चित तौर पे हमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। डॉक्टर ज्योत्सना, ऐसे क्या कल्चरल और रीजनल चीजें हैं जिन्हें डायबिटीज को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव में शामिल किया जाना चाहिए? We have to personalize the dietary pattern and exercise pattern according to the patient individually. Patient जिस एरिया को बिलोंग करता है, जो वहाँ का स्टेपल फूड है, उसके हिसाब से उसका डाइट प्लान हमको बना के रीजनली देना चाहिए। जैसे साउथ इंडिया में राइस उनका स्टेपल डाइट है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द कैलोरीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम राइस अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। एंड ईस्टर्न इंडिया में जैसे आपका नॉनवेज या फिश बेस्ड या मेरीन फूड वगैरह ज्यादा लेते हैं, तो वी हैव टू प्लान देयर डाइट इन दैट पर्टिकुलर वे। इट डिपेंड्स ऑन एवरी डिफरेंट कल्चर की पेशेंट कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी डाइट उस तरीके से हमको प्लान करना चाहिए। किस कल्चर को बिलोंग करता है तो उस तरीके से उसकी एक्टिविटी और उस तरीके से उसका एक्सरसाइज हमको प्लान करना चाहिए। देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न कि जिसको एक हो जिसको हर पेशेंट फॉलो करे। डॉक्टर विशाल, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन या योगा ब्लड शुगर लेवल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे डाल सकती है? देखिए, बेसिकली जब हाई शुगर रहता है तो हाई शुगर की वजह से दो चीज़ें प्रोमिनेंटली होती हैं। एक तो ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रेस क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, एंड सेकंड एक एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है जिसमें खून की नलियों के अंदर जो एक एंडोथेलियम लेयर होती है उसमें गड़बड़ियाँ होती हैं। जो डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, ये एंडोथेलियम में गड़बड़ी की वजह से होते हैं। तो जब स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स लेते हैं, जब करते हैं, योगा करते हैं, शवासन करते हैं, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी जनरेट करती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेंट्स जनरेट हो रहे होते हैं हाई शुगर की वजह से, उनको नलीफाई करती है।
इस प्रकार न केवल डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, बट ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हाई शुगर भी क्रिएट करती है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक लिपोलिसिस, और कुछ कैटलिस्ट होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं, उसकी वजह से हाई शुगर भी हो जाती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो मेडिटेशन के थ्रू जनरेट होते हैं, दे विल हेल्प नॉट ओनली इन रिड्यूसिंग द शुगर लेवल्स but also in reducing the endothelial dysfunction and oxidative stress in the body. डॉक्टर दीपक, डायबिटीज वाले व्यक्तियों के ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट देने में सफिशिएंट रेस्ट या नींद क्या भूमिका निभाती है? डायबिटीज एंड स्लीप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटीज़ को कंट्रोल में, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स हम लोग देखे हैं जो कि डायबिटीज़ होते हैं, ये डायबिटी के क्रॉनिक डिसऑर्डर है, और इसके कारण हमेशा पेशेंट्स प्री ऑक्यूपाइड रहता है कि कहीं शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, रात के हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो वो कहीं ना कहीं प्री ऑक्यूपाइड रहता है। और प्री ऑक्यूपाइड होने के कारण वो रात के भी कई बार 4 बजे 5 बजे थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है कि कहीं मेरा शुगर लेवल कम नहीं हो गया, क्योंकि उसको मेडिकली टर्म में हम लोग नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया से तो वो हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहता है। एक बार जो भी डायबिटीज पेशेंट्स है वो एक बार हाइपरग्लाइसीमिया ही कैन टॉलरेट, मतलब बढ़ी हुई शुगर्स को वो टॉलरेट कर लेता है, बट हाइपो इज वेरी डेंजरस फॉर दी ओवरऑल हेल्थ एंड कंडीशंस ऑफ दी डायबिटिक पेशेंट। तो इससे डायबिटिक पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है, डिप्रेस फील करता है। तो ऐसे स्ट्रेस और डिप्रेशन के केसेस को हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स पे प्रॉपरली काउंसिल एंड एजुकेशन के थ्रू उसको रिलीज एंड रिलीफ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी तरीका है इसको रिलीज करने का कि एक अच्छा नींद लें। हम डायबिटीज पेशेंट्स को सलाह दें कि इसमें हम ये कोई मीन्स इसमें हम दैनिक दिनचर्या जो हमारा है उसको रूटीनली लाइफस्टाइल में हम फॉलो करें। जो भी हमारा रूटीन काम है, ऑफिस वर्क है या हम बिजनेस कर रहे हैं या हम कुछ भी जो भी हमारा काम है हम उसको करें, और करने के बाद जो भी बॉडी को रिलैक्स देना है रात में 7 घंटा 8 घंटा वो प्रॉपर विदाउट टेंशन स्ट्रेस फ्री वो नींद को लें। और कभी अगर ऐसा समय मिल जाता है तो डेफिनेटली आफ्टरनून पे 1 आवर भी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। इससे बॉडी अगेन रिस्टोर होता है, रिगेन होता है और एनर्जेटिक इफेक्ट आता है। तो डेफिनेटली डायबिटीज एंड स्लीप का एक बहुत ज़्यादा रोल है इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। डॉक्टर ज्योत्सना, लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से जो प्रभाव पड़ता है उसकी इफेक्टिवनेस को रेगुलर मॉनिटरिंग के जरिए कैसे बेहतर समझा जा सकता है? लाइफस्टाइल में उसको बेहतर जाने के लिए हमको अपना वेट पे कंट्रोल रखना है। वेट कंट्रोल है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू द आइडियल बॉडी वेट, उससे हमको मैच करना पड़ेगा। रेगुलरली अपनी शुगर मॉनिटर करनी पड़ेगी, और 3 महीने का जो औसत शुगर होता है जिसको अपन ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c बोलते हैं, उसको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। आजकल दूसरे जरिए भी आ गए हैं जिसमें कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी होते हैं। तो जो या फिर डिवाइसेस होते हैं जो पेशेंट को हम लोग लगा देते हैं, जिससे अपन शुगर मॉनिटर करके पता कर सकते हैं कि विद इन रेंज उसकी शुगर है या नहीं आफ्टर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डॉक्टर विशाल, बिजी लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए डेली रूटीन में हेल्थियर चॉइसेस को शामिल करने के लिए क्या प्रैक्टिकल टिप्स या स्ट्रेटजीज हैं? जो प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस हैं कमिंग फ्रॉम अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ डायबिटीज, वो ये है कि 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी डेली एरोबिक एक्टिविटी करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक। ये डेली एरोबिक एक्टिविटी वॉकिंग भी हो सकती है, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, इस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं। और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ये भी रिकमेंड करता है कि ऑल्टरनेट डेज में एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी होना चाहिए एज फार एज फीजिबल। और कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं जिसमें कोई एक्सटर्नल वेट लेने की बजाय बॉडी को ही वेट के रूप में यूज कर सकते हैं। फॉर दोज हु आर हैविंग एज मोर देन 75 ईयर्स, उनके लिए बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस रिकमेंडेड है, जैसे योगा, ताई ची, दैट वे। डॉक्टर दीपक, क्या बच्चों, व्यक्तियों और बुजुर्गों जैसे अलग एज ग्रुप में लाइफस्टाइल के चेंजेस के लिए कोई स्पेसिफिक चीजें हैं? डेफिनेटली लाइफस्टाइल जो है डिफरेंट एज ग्रुप, अगर हम यंग एज ग्रुप में है 30s 40s में या 25 में हम डायबिटीज हो जा रहे हैं या लेट 50s में हो रहे हैं, डेफिनेटली आफ्टर 60s चांसेस कम है, बट स्टिल वी आर सीइंग आफ्टर कोविड की 60s 65 में भी लोग डायबिटीज हो रहे हैं जिनके शुगर्स लेवल बढ़े आ रहे हैं। तो डिफरेंट एज ग्रुप में डेफिनेटली लेवल ऑफ एनर्जेटिक पावर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस
लेवल ऑफ जो सोचने समझने की शक्ति अलग है। तो यंग एज स्पेशली हमको यंग एज ग्रुप को ज़्यादा प्रेफर करना है। वाई? बिकॉज द रीज़न बिहाइंड, बिकॉज डायबिटीज इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर और वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, अगर वो 25 में डायबिटीज़ हो गया तो अगले 20 साल में उसको डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि मेजर वस्कुलर कॉम्प्लिकेशन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रोक या हार्ट अटैक के फॉर्म में आ सकते हैं। माइक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के फॉर्म में जैसे हाथ पैर में झुंझुनाहट हो गई, ये सब चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ के, ये सब हो सकती है। तो डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट मेथड्स हैं हमको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये देखा गया है कि डायबिटीज़ के जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं वो यंग एज ग्रुप में अगर कोई डायबिटीज़ डायग्नोज होता है और तो अगले 20-25 साल में उसको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए डायबिटीज पेशेंट्स को एग्रेसिवली हमको यंग एज ग्रुप में मैनेज करना है, उनको समझाना है कि आपकी एज यंग है, आपको डायबिटीज को दवाइयों के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल और डाइटरी पैटर्न से भी सुधारना है। आपको उसका डायबिटीज को शुगर्स लेवल्स को कंट्रोल करना है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज के मेजर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है, माइनर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये सब चीज़ें डायबिटीज़ में फिर अगर लॉन्ग टर्म शुगर्स अनकंट्रोल है तो बहुत जल्दी आएगा। तो एज ग्रुप जो यंग एज ग्रुप है उस पर डेफिनेटली हमको अलर्ट रहना है, अलार्मिंग रहना है और इनको अच्छे से प्रॉपर काउंसलिंग करके दवाई के साथ साथ लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन करना है। जो एज ग्रुप 40s-50s में है, डेफिनेटली इन्होंने अपने 10 साल 12 साल डायबिटीज़ में गुजार चुके हैं, इन्हें अगेन हमको रिक्वेस्ट करना है और उनको समझाना है कि आप अभी ऐसा 10-12 साल आपने मेडिसिन ले गया है तो गिव अप ना करें, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को हम लोग देखते हैं कि सर हम इतने समय से इतने दिनों से दवाई खा रहे हैं, अब नहीं हो पाएगा, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स को अभी मोरल सपोर्ट, मोरल बूस्टअप करना है और इनको प्रॉपरली एजुकेट करना है कि आपका चीज़ें अच्छी चल रही है, आपको थोड़े से और अच्छा करना है। और जो लेट डायग्नोज हो रहे हैं तो ऐसे में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस इनमें भी हैं, बट ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डोजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, दो दे आर डायग्नोज विद द डायबिटीज, बट स्टिल वो मेडिकेशंस के थ्रू हम इन लोगों को मैनेज कर सकते हैं। तो स्पेशली डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट मॉडलिटीज हैं डायबिटीज मैनेजमेंट के, बट हमको हर एक ग्रुप में फोकस्ड होकर उनको समझाना है और काउंसिल करना है कि किस एज ग्रुप में क्या उनके लिए सही है। डॉक्टर ज्योत्सना, मधुमेह से मुक्ति अब एक वास्तविकता के रूप में देखी जा रही है। जीवन शैली प्रबंधन और मधुमेह निवारण पर आपके क्या विचार हैं? डायबिटीज रेमिशन का मतलब होता है कि आपका जो ब्लड शुगर है वो विद इन लिमिट्स रहे और जो आपका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है या HbA1c है वो लेस देन 6.5 रहे फॉर मोर देन 3 months आफ्टर यू स्टॉप द रेगुलर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक और इंसुलिन ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। मतलब पेशेंट किसी दवा के बगैर 3 महीने तक रहे, तब तक अगर उसकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, उसका HbA1c कंट्रोल में रहता है फॉर अबाउट अ पीरियड ऑफ 1 year, दैट मे बी विथ एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, वेट रिडक्शन, whatever way the patient है या पोस्ट सर्जरी। तो ये अपने जो whatever patient has opted for या whatever the patient is taking care, उसके बाद में जब वो रहता है उसको हम लोग डायबिटीज रेमिशन बोलते हैं। इसको आगे मेंटेन करते रहना पड़ेगा और इसको आगे हमको रेगुलर चेकअप करता रहना पड़ेगा, शुगर की मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे वेदर यू आर इन डायबिटीज रेमिशन और नॉट। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर विशाल आपसे है, कोई घरेलू तरीकों से मधुमेह प्रबंधन पर जीवन शैली में बदलाव के प्रभाव का आकलन कैसे कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है जो हम सब जानते हैं, इट इज अ डिजीज ऑफ हाई शुगर लेवल्स। तो हाई शुगर को असेस करने के लिए दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो शुगर की मॉनिटरिंग की जाए या हाई शुगर को ऐसे सिम्टम्स क्रिएट करे जो हमें बाहर से फील हो जाए कि बॉडी के अंदर शुगर बढ़ा हुआ है। ऐसे कोई भी सिम्टम्स इंडिविजुअलाइज्ड सिम्टम्स नहीं है, ना ऐसे कोई पब्लिक सिम्टम्स हैं जो ये बता सकें कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति की या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की शुगर बढ़ी हुई आ रही है। और अगर शुगर को असेस करना है कि शुगर हाई है तो मॉनिटरिंग इज द ओनली मेथड। तो रिकमेंडेड ये है कि पेशेंट्स अपनी शुगर इंटरमिटेंटली चेक करते रहें। आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ आप एक्सरसाइज कर लें, एक्सरसाइज करने के पहले और एक्सरसाइज करने के बाद शुगर चेक कर लें, तो आपको ये अंदाज लग जाएगा कि एक्सरसाइज की वजह से आपका शुगर कैसे चेंज होता है।
but then sugar monitoring is the only method that can be utilized for assessment, and that has to be incorporated in the treatment plan by all patients as well as doctors. डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज के मामलों में कमी आ सके। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।